यकीनी तौर पर एक बड़ा सेटबैक भी है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें फ़ज़ाइया की, तो उनको लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों है अपनी फ़ज़ाइया के ऊपर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ पेश आ रहे होते हैं, तैयारे भारतीय गिर रहे होते हैं, तबाह हो रहे होते हैं, और फिर हम इस वाक़े में देखें तो पायलट इजेक्ट भी नहीं कर पाया। ये भी क्या टेक्निकल इशू होगा या फिर उसकी ट्रेनिंग के अंदर कोई फ्लॉज होंगे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है इतनी जल्दी ये कहना कि उसकी वजह क्या हुई होगी। लेकिन एज ए फाइटर पायलट आपको क्या लगता है? ये दोनों वजह हो सकती हैं। एक तीसरी वजह बहुत ज्यादा होती है, वो होती है कि फाइटर पायलट की एक ईगो भी होती है। इतनी जब ऑडियंस हजारों लोगों के सामने आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं इसको अगर कोई टेक्निकल भी हो जाए तो मैं रिकवर कर लूंगा, और अगर पायलट का भी एरर हो जाए तो वो समझता है कि बजाय मैं मिशन को बर्डन करूं या मैं खुद इजेक्ट कर जाऊं, वो हर वक्त कोशिश इसमें होता है कि मैं खुद इसको रिकवर कर पाऊं। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जाहिर है इसमें डिपेंड करेगा कि अगर इंजन फॉल्ट हुआ है फिर तो बहुत मुश्किल है इतने लो ऑल्टीट्यूड पे, क्योंकि मार्जिन नहीं होता। ये जो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं फाइटर पायलट की बहुत लो ऑल्टीट्यूड पर कर रहे होते हैं, अपना जो उनका अपना स्ट्रेस लेवल या स्किल लेवल है वो पीक पर होता है, और उसके अंदर गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है। बहुत कम होता है कि इतने लो एरोबैटिक्स पर अगर कोई इतनी डेंजरस गलती हो तो वो रिकवर कर पाए। आमतौर पर जहाज ऐसे बचते नहीं है अगर कोई ऐसी आपकी लीथल किस्म की या इंजन का फॉल्ट हो जाए लो लेवल पे जाकर, और शायद बहुत कम होता है कि फाइटर पायलट को टाइम मिले निकलने का, इजेक्ट करने का। तो इन चीजों को देखते हुए जब हम कंक्लूड अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी स्पेकुलेशन यही है कि ये जो वीडियोस आपके चैनल दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इसको पायलट को एक तो टाइम भी नहीं मिला, और शायद वो आखिरी वक्त तक जहाज को रिकवर करने की सिचुएशन में हो या कोशिश कर रहा हो कि इसको मैं किसी तरीके से रिकवर कर लूं। ये दोनों फैक्टर हैं, लेकिन दोनों जैसे मैंने अर्ज किया ना कि इमेज के खिलाफ जाते हैं। एक एयरफोर्स जिसका इतना बड़ा इमेज है, चौथे पांचवें नंबर पर दुनिया की एयरफोर्स है, और इतना बड़ा हादसा पब्लिक में हो जाए, ऐसे हादसे इंडिविजुअली हो जाए तब पायलट उस तरह नहीं होते। जब दुनिया आप पर नजर रखी हो, आपने जहाज बेचने के लिए उसको मार्केट करने के लिए लाए हो, दुनिया को आपने इंप्रेस करना हो, तो उल्टा लोगों को आपने कंसर्न पैदा कर दिया कि ये जहाज इस काबिल नहीं है कि हम इसे खुद उड़ा भी नहीं पा रहे, चाहे वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे पायलटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो दोनों बड़ी डैमेजिंग है हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए स्टेज पर। अच्छा खालिद साहब, ये पहला जहाज है जो कि भारत ने खुद बनाया और वो भी हम देख रहे हैं कि गिर गया। तो भारत तो दूसरे ममालिक से भी लिए हुए जहाज गिराता आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कमी या खामी बिलाखिर आ कहां से रही है? क्या मैनेजमेंट के मसाइल हैं? क्योंकि भारत धमकियां तो बड़ी बड़ी लगाता है, हम देखते हैं, पर उसकी परफॉर्मेंस तो सबके सामने है। देखिए, दुनिया तो आपके प्रोफेशनलिज्म का सबसे ज्यादा अंदाजा उस वक्त लगाती है जब आपके फाइट पर जंग का सामना करना पड़े या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े, रियल सिनेरियो वॉर का फेस करें। सारी की सारी आपकी ट्रेनिंग, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी इंटीग्रेशन सब की सब सामने आ जाती है जब आप दुश्मन का मुकाबला करते हैं। अभी उस सदमे या उस झटके से या उस एम्बैरेसमेंट से इंडियन एयरफोर्स अभी निकल ही नहीं पाई थी जो मई में उनके साथ हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको रोजाना तक दुख की बुनियाद पर ऑलमोस्ट याद कराते हैं कि हम आपके जहाज गिरे हैं। तो हम सबूत दे चुके हैं, रेडियो कॉल सुना चुके हैं, डिजिटल फुटप्रिंट दे चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स दे चुके हैं कि यहाँ पे जहाज गिरे हैं, टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट बता चुके हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। उनकी प्रोफेशनलिज्म पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, उनकी मेंटेनेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो जब ये सारा कुछ हम देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि इंडियन एयरफोर्स अभी रिकवर कर ही नहीं पाई थी, तो एक और बहुत बड़ा मिसहैप हो गया है। तो अल्लाह करे इसका कोई हल निकला है, वरना तो कल को पाकिस्तान को भी ब्लेम कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान की कुछ शरारत की है। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, ये इमेज को, उनकी एक क्रेडिबिलिटी को, उनकी पायलटेबिलिटी को जाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा झटका लगेगा। यकीनी तौर पर ये बड़ा झटका भी लगा है। लेकिन खालिद चर्ची साहब, अगर हम आपकी बात करें, आप का एक एक्सपीरियंस है, और फिर अगर हम देखें तो JF-17 थंडर हो या जदीद टेक्नोलॉजी हो, आपने उसको भी जो है उस पर आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकली आपने उस चीज़ों को देखा। फिर इंडो पाक वॉर हो, उसको भी आपने क्लोजली देखा है। आप क्या समझते हैं भारतीय फ़ज़ाइया के अंदर या जो इंडियन एयरफोर्स है उनमें कहाँ पर जो फ्लॉज मौजूद है कि वो अपने जवानों को आए दिन जो है इसी तरह के हादसात में मार रहे होते हैं या मर रहे होते हैं उनके जवान, और इतने तैयारे किसी और मुल्क के नहीं गिरे जितने के भारत के अपने अंदर गिरे हैं, और अपनी तजर्बात के अंदर उन्होंने ये काम किया है। और इससे पहले हमने MiG-21 देखा, वो भी फ्लाइंग कॉफिन हो गया, और अब अगर हम इस तेजस की बात करें तो ये भी फ्लाइंग कॉफिन बन चुका है। आखिर कब तक भारतीय फ़ज़ाइया जो है वो इस किस्म के कारनामे करके अपने ही जवानों को मौत के घाट उतारती रहेगी?
देखिए, उनका एक बहुत बड़ा मसला जो रहा है वो, जैसे मैंने कहा कि ये जहाज इंडक्ट होने थे 1985 में बने, 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज उनको मिले उनकी इंडियन एयरफोर्स को। अब होता क्या है कि जब आपको सप्लाई चेन रुक जाती है, आप पुराने जहाजों को रिप्लेस नहीं कर पाते, यानी आपको बेहतर अपग्रेडेड वर्जन नहीं लेके आते, चाहे वो खरीदें या डेवलप करें, तो होता क्या है कि आप पुराने जहाजों को मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज करते करते चलाना चाहते हैं, क्योंकि मिनिमम स्ट्रेंथ वो हर एयरफोर्स में अपने इन्वेंटरी पे रख सकती है। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि अगर आपने 100 जहाज नया नहीं खरीदा तो पिछले 100 को ग्राउंड कर दें, तो वो उनको मेंटेनेंस करके चलाते रहते हैं। लेकिन जैसे MiG-21 जिसका आप जिक्र कर रही हैं, पिछले महीने सितंबर के महीने 2 महीने पहले उन्होंने पूरा फ्लीट अप ग्राउंड किया फाइनली। उनके 2 स्क्वाड्रन रहते थे जो अभी तक उनको उड़ा रहे थे, और वो भी मजबूरी के हद तक। हिंदुस्तान की एयरफोर्स बहुत सालों से सोच रही थी कि इन जहाजों को फ्लीट करके रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन वो तो तब करती कि जब उनके पास दूसरे जहाज आते तो तब करती। वो जहाज उनको मिल नहीं रहे थे, इसी वजह से वो मेंटेनेंस पर कॉम्प्रोमाइज करके उनको जहाजों को, जिसको कहते हैं एडहॉक तरीके से चलाते रहे। अब उनको चलाने का नुकसान ये होता है कि फिर वो रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि उनके इंजन पुराने होते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं उस तरह हो पाती, उनका स्ट्रक्चर पुराना हो चुका होता है, तो वो चांस लेते रहते हैं। मैं आपको अफसोसनाक एक डाटा बताता हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने 850 MiG-21, जिसका हम फ्लाइंग कॉफिन बात कर रही थी, 850 टोटल इन्होंने जहाज लाए। उसमें से इंडियन एयरफोर्स के 400 जहाज क्रैश हुए हैं पिछले 55 सालों में, जिसमें से 200 पायलट अपनी जान पे गए हैं, और जिसमें से 30 सिविलियंस भी जमीन पर मारे गए हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको डाटा ये बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, और खासतौर पर पुराने जहाजों पर। लेकिन चले, ये तो हम पुराने जहाज की बात कर रहे थे, उनकी मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो जहाज था, ये तो ब्रांड न्यू उनका जहाज इन अ वे है कि ये तो अभी पूरी तरह इंडक्ट नहीं हुआ, ये तो अभी फुल्ली ऑपरेशनलाइज नहीं हुए जितने स्क्वाड है। ये वही MiG-21 है जिनको रिप्लेस करना था इस जहाज में। यानी राफेल ये तेजस बनाया इसलिए गया था कि ये लॉन्ग टर्म में MiG-21 जब ऑब्सलीट होते जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहां से इंडक्ट होते जाएंगे, तो ये रिप्लेस करते जाएंगे। अब इतने सालों में उनका सारा फ्लीट ग्राउंड हो गया, 850 जहाजों का, कुछ तबाह हो गया, कुछ ग्राउंड हो गया, लेकिन ये जहाज आप सोचे सिर्फ 40 इंडक्ट हो पाए इतने सालों में। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है उनकी, और एक गैप था जिसकी वजह से उनके एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा हुए। बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह से आपने भी बताया कि मिग को रिप्लेस करना था इस जहाज ने, लेकिन इसके बारे में भारत की जो एयरफोर्स है वो कह रही थी कि ये जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं, और फिर भारत का जो दिफाई इन्हिसार है वो इसके बाद कम हो जाएगा। लेकिन इस इतने बड़े सानहे के बाद इंटरनेशनली अगर हम देखें उस लेवल पे जाके जगहसाई होती है, आपको लगता है कि इन्हिसार कम होगा या मजीद अब बढ़ जाएगा? देखिए, दुनिया में तो पहले ही उन्होंने, ये पहला उनकी कोशिश थी कि ये अपना जहाज बनाए। इससे पहले तो आपने देखा कि वो बिल्कुल सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम का इन्होंने नारा भी इसीलिए लगाया था। एग्जैक्टली। और अभी तो उन्होंने एक और लगाया था, पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने अब अपना एक जहाज बनाना है, उसका नाम रखा था उन्होंने AMCA, AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यानी ये उन्होंने कहा था कि हम खुद बनाएंगे, ये ऑलमोस्ट स्टेल्थ जहाज होगा, यानी लेटेस्ट जहाज जो रेडार पर नजर नहीं आता, जो अमेरिका के पास 2 स्टेल्थ जहाज हैं, रशिया के पास SU-57 है, चाइना के पास J-20 और J-35 है। ये दुनिया में सिर्फ 5 स्टेल्थ है दुनिया में, 2 अमेरिका के पास, 1 रशिया के पास, 2 चाइना के पास। तो इन जहाजों के होते हुए उन्होंने कहा हम AMCA बनाएंगे। तो अब आप विजुलाइज करें कि AMCA का टारगेट क्या होगा। AMCA उन्होंने पहले ही सबक हासिल कर लिया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो हाल कंपनी ये जहाज बना रही थी, जो क्रैश हुआ थे जहाज, अब उसको नहीं देंगे हम कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, उसको कहा कि हम उसको देंगे। तो उसका फीचर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ताबनाक नहीं होगा, क्योंकि वो इस जहाज को ही ऑपरेशनलाइज छोड़े मार्केट भी नहीं कर सकते, कोई दुनिया में अभी तक खरीदने को तैयार नहीं था तेजाज। और अगर कोई था भी तो जाहिर है इस मिसाल के बाद तो शायद मुश्किल हो जाएगा इस जहाज को मार्केट करना इंटरनेशनल मार्केट में। सही। खालिद साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स अभी तक 9 मई वाले धचके को ओवरकम नहीं कर पाई, तो आप क्या समझते हैं कि इस हादसे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का कितना अमल दखल है? क्योंकि आलमी सतह पर भारत को पहले ही 9 मई के बाद से बहुत ज्यादा सुक्की का सामना करना पड़ा है। देखिए, कॉन्फिडेंस तो शटर हो जाता है जब आपके 8 जहाज उस रात को, आपने तकरीबन 85 जहाज हवा में भेजे रात को 12:30 बजे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर टारगेट करने के लिए और पाकिस्तान के जहाजों को मारने के लिए, शूट करने के लिए। जब वो उनमें से आपके 85 में से 8 लैंड ना कर पाए जहाज वापस, और कुछ जो 1-2 डैमेज होकर लैंड करें, तो कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। और फिर उसके बाद अफसोसनाक बात यह, इंडियन एयरफोर्स चीफ मुख्तलिफ जगह पर जाकर ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 10-12 जहाज मारे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि एथिकली वो अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को, अपने टेक्नीशियंस को, एयर डिफेंस पेट्रोलर्स को कैसे फेस करते होंगे, जिनको खुद पता है कि ये जहाज हमने नहीं मारे। तो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो पहले ही हिंदुस्तान एयरफोर्स में है, जो कि नहीं होना चाहिए।
मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है एज अ फाइटर पायलट तो आप फाइटर पायलट ही नहीं है, या कोई भी प्रोफेशन हो बाय द वे। तो ये इंटेग्रिटी तो सबसे मस्ट होती है। डे वन पे हमें दिया जाता है कि अगर आपसे गलती हुई है तो मान के तब सीखेंगे, अगर आप कवर करते रहेंगे तो आप कब सीखेंगे। तो ये हिंदुस्तान का एक डायलेमा रहा है, अभी तक वो डिफेंड करते आ रहे हैं 6 महीने से। आपको मैं बताता चलता हूँ कि हमारे पास फ़िज़ाइया के एयर वाइस मार्शल साहब आए थे औरंगजेब साहब 8 तारीख को मई की। उसके बाद आपने पाक फ़िज़ाइया का कोई नुमाइंदा नहीं आया होगा, एक मीडिया पे नहीं आया, क्योंकि हमारी साइलेंस को लोगों ने ग्रेसफुल और वैलिडेटेड समझकर आगे चल पड़े। हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ रिपीटेडली खुद आते हैं लोगों को बताने के लिए, मीडिया में बताने के लिए, सेमिनार्स में आते हैं और बताते हैं कि हमने जहाज मारे हैं, लेकिन आप देखें मानने को तैयार कोई नहीं है। बिल्कुल। खालिद चिश्ती साहब, इस हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर गए, फिर अगर हम उनकी फोर्स की बात करें, कॉन्फिडेंस शटर कर गया, बड़ा सेटबैक भी लगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स का कंपैरिजन करें तो इंडियन एयरफोर्स तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग है उनकी अपनी दिफाई जो सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए, पर हासिल कुछ कर नहीं पाते। क्या वजह समझते हैं इसकी? जी वही, जैसे मैंने कहा कि ये ओवरऑल एक उनकी जैसे ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज्यादा उधर चेन है, उधर बहुत ज्यादा एक अप्रूवल चाहिए होते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ज़ाहिर बहुत ज्यादा से है वहां पर, उस तरह मिलिट्री की नहीं है जिस तरह मानी जाती। बहुत सारा बजटिंग और कट डाउन किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रिपीटेडली उनको शटर करना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस शटर होता है इनडायरेक्टली, और ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा ओवरऑल वर्ल्ड इमेज में भी बहुत नुकसान हुआ है, आपके सामने ही है। बिल्कुल, लेकिन इस ओवरऑल इंसिडेंट के बाद आप भारतीय एयरफोर्स को कहां पर रेट कर रहे हैं? जी मैं तो प्रोफेशनल थ्रूआउट मई के महीने में भी कहता था कि बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। सिर्फ मैं उनसे ये कहता था कि मई में आपसे गलतियां हुई हैं, उनको मान के आगे चलें, और इसको हम कहते हैं ग्रेसफुल एग्जिट करना। हम फाइटर पायलट्स को इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जिट करना सिखाया जाता है, एस्केप करना सिखाया जाता है, हमारा एक मनूवर होते हैं मुख्तलिफ जो हम एग्जिट करते हैं। तो ग्रेसफुल एग्जिट हिंदुस्तान को करना चाहिए और एयरफोर्स को चाहिए कि गलतियां मानकर आगे चले। अभी वो गलतियां वो नहीं हुई थी पूरी, तो अभी उनके पास अगली देखें वो क्या हो गया, उनके पास और ज्यादा मिसहैप हो गया, तो अब कहां तक वो डिफेंड करेंगे। आई थिंक जहां जहां उनके गलतियां हो रही हैं उनको ये मान लेना चाहिए कि उनसे कुछ ना कुछ टेक्निकली, प्रोफेशनली, कैपेबिलिटी वाइज, मेंटेनेंस वाइज कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, तो उनको आगे चलना चाहिए। जब तक वो कवर करते रहेंगे और अपने आप को ये साबित करते रहेंगे कि हम जंग भी जीते, हमने पाकिस्तान के 10-12 जहाज भी मारे, तो अपने लोगों का भी कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, और दुनिया का तो पहले ही कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं पहले ही। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वाकया तकनीकी खराबी का नतीजा बताया जा रहा है, और माहिरीन के मुताबिक पायलट की किसी गलती का इम्कान नजर नहीं आता। पायलट ने 7 मरहलों पर मुश्तमिल सख्त तरबियती अमल मुकम्मल किया था। तेजन तैयारा जो है वो उड़ाने वाला पायलट तमाम कोर्सेज में टॉपर भी रहा है, और माहिरीन ये भी कहते हैं कि भारतीय पायलट ने तेजस पर खुसूसी 6 माह की तरबियत हासिल की। हंगामी लम्हे में पायलट ने तमाम तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल किया। हतमी इंक्वायरी तकनीकी पहलुओं पर मरकूज होगी, जबकि ऑयल प्रेशर ड्रॉप से इंजन फ्लेम आउट होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारत की आलमी सतह पर एक और बड़ी नाकामी सामने आई है। जी हाँ बिल्कुल, इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वाकया तकनीकी खराबी का नतीजा था। माहिरीन के मुताबिक